सरकार अपनी अच्छी छवि पेश करने के लिए सारा डेटा से खेल करती है, जिससे कि उसकी छवि अच्छी बनी रहे, उसको लोग वाहवाही करते रहें। जीएसटी के धक्का लगने के तो कितने सारे सबूत आए हैं, वो चाहे प्रेशर कुकर इंडस्ट्री से हो, लेदर गुड इंडस्ट्री से हो, वो चाहे एफएमसीजी से हो, सब जगह से जो खबर आ रही है कि असंगठित क्षेत्र गिरावट पे है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है ट्रेड सेक्टर। सरकार की जो नीतियां हैं अपने देश के अंदर, उनसे परेशानी बहुत बढ़ी है। गलत नोटबंदी कर दिया, गलत जीएसटी कर दिया, गलत लॉकडाउन कर दिया, तो बार बार सरकार धक्का लगा रही है अर्थव्यवस्था को। इसकी वजह से भी बहुत परेशानी है। तो यानी 2016 और 2020 के बीच में 4 बड़े झटके लगे, जिससे हमारा असंगठित क्षेत्र गिरावट पे है, लेकिन हम उसको प्रॉक्सी कर रहे हैं एक संगठित क्षेत्र जो बढ़ रहा है। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, जीडीपी से जुड़े जो आंकड़े आए हैं वो फिर एक बार कहीं सुर्खियों में भी हैं और कटघरे में भी हैं। दरअसल आईएमएफ ने फिर एक बार जो आंकड़े हैं इन्हें लेकर कहीं प्रश्न उठाया, और प्रश्न के साथ साथ सबसे बड़ा यदि कोई आईएमएफ की आपत्ति है या आईएमएफ की कहीं बात है तो वो यही है कि विश्वसनीयता से भरे आंकड़े नहीं है। ये एक उसमें से प्रमुख बात निकली है। और 2 दिन हो चुके हैं और 2 दिन के बीच में हमने नहीं देखा है कि केंद्र की सरकार की ओर से या जो हमारे हुक्मरान है, हुकूमत है, उसकी ओर से इसे लेकर कोई बहुत स्पष्टीकरण, साफ तौर पर कोई बातें आई हो। दरअसल जो ये आंकड़े हैं, ये अर्थशास्त्री हैं देश के, जो हाल हैं देश के, उनके गले भी नहीं उतर रहे हैं। और जिस तरह से आंकड़ों की जगलरी बीते 11 साल से जो ज्यादा का वक्त है, खासकर जो मोदी काल है, मोदी ईरा है, इसमें बहुत कुछ होता रहा और पहले भी ऐसा हुआ है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब हम एक इतनी बड़ी ग्रोथ की ओर बढ़े हैं या पहुंचे हैं, तो फिर हमें सी ग्रेड क्यों दिए गए? सबसे ज्यादा कहीं सवाल उठ रहा है तो सी ग्रेड पर। ये पहला नहीं है, जो बीते साल हुआ था तब भी ऐसी ही बातें हुई थी, लेकिन तब इतना सुर्खियां नहीं बन पाया था। लेकिन जो लगातार दावे केंद्र की सरकार करती रही है, होता रहा है, और जो मौजूदा परिदृश्य है इसमें ज्यादा सवाल हो रहे हैं। और चूंकि अब तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, कुछ स्पष्टीकरण नहीं है, तो हम समझने बूझने के लिए चलेंगे। एक बहुत खास मेहमान को मैं सबसे पहले जोड़ना चाहूंगा। जुड़ गए हमसे, हमारे साथ हैं प्रोफेसर अरुण कुमार साहब। अरुण कुमार साहब, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आभार, स्वागत कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और देश जानता है, अरुण कुमार साहब को पढ़ता है। जेएनयू के आप एक ऐसे स्तंभ रह चुके हैं, और आज भी देश में आपकी जो बातें हैं, आपकी जो आपका लिखा हुआ, उसको बहुत बुनता भी है देश, बुनता भी है, और उस पर बहुत भरोसा भी होता है। मैं शुरुआत करूंगा अरुण कुमार साहब, ये जो आंकड़े हैं और जिस तरीके से विश्वसनीयता पर, हमारे देश के आंकड़ों की विश्वसनीयता पर आईएमएफ ने सवाल उठाए और अब तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, तो शुरुआती नोट क्या होगा ओवरऑल पर आपको कि ये जो 8.2 और लास्ट हम जाएं इसी पिछले साल में तो 5.6, ऐसा उछाल करीब 2.6 का क्या है? क्या आंकड़ा जो है ये किस तरीके से, ये आईएमएफ ने जो उठाया है, सब पर शुरुआती नोट आपका प्रोफेसर साहब। धन्यवाद। असल में जो ये आंकड़े आए हैं 8.2% की बढ़त, तो सवालिया निशान उस पर भी लग जाता है, क्योंकि जब आईएमएफ कह रहा है कि हमारे जो आंकड़े हैं जीडीपी के वो विश्वसनीय नहीं हैं, तो फिर ये भी आंकड़ा विश्वसनीय नहीं होगा। उसके पीछे 2 तरह की चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि वो कह रहे हैं कि आपने 2011-12 के बाद तब्दीली नहीं की है, जबकि आपको 2021 में तब्दीली कर देनी चाहिए थी। जो बेस ईयर है उसमें बदलाव लाना चाहिए, क्योंकि अर्थव्यवस्था तो बदलती रहती है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि विश्वसनीय नहीं है। लेकिन मेरा मानना है उससे भी और आगे एक कदम जाना चाहिए। वो ये है कि 2011-12 की जो सीरीज आई थी वो 2015 में आई थी, और 2015 में जब आई तो एकदम से कंट्रोवर्सी में चली गई, क्योंकि उसमें एक बैक सीरीज नहीं थी कंपेयर करने के लिए कि 2011-12 के पहले क्या था। तो सबने कहा कि बैक सीरीज के बिना तो सीरीज देना सही नहीं है। तो सरकार ने एक कमिटी को कहा कि वो इसको देखे। उस कमिटी के जब आंकड़े आए तो उसमें दिखा कि यूपीए के दौरान, एनडीए के दौरान से ज्यादा तेज ग्रोथ हुई। तो सरकार ने माना नहीं उसको, उसको नकार दिया। और फिर उन्होंने नीति आयोग को कहा कि आप इसको देखिए। तो नीति आयोग ने कुछ फेरबदल किया और फिर कहा कि नहीं, एनडीए के दौरान जो ज्यादा तेज रहा यूपीए के दौरान, और फिर उसको सरकार ने मान लिया। तो यानी कि एक खेल चल रहा था कि कैसे जो आंकड़ों से हम खेल कर सकते हैं। जबकि नीति आयोग जो है वो ये जीडीपी के आंकड़े नहीं देता, वो स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो सरकार की है वही ये आंकड़े देता है। तो ये नीति आयोग के जो दिए गए आंकड़े हैं, जो मेथड है, वो सही नहीं है मेरा मानना।
उस पर तुरंत सवाल उठा। तो फिर जो हमारे पूर्व चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, उन्होंने कहा कि ये 2.5%, 3% ओवर एस्टिमेट है। उन्होंने अपना जो आकलन लगाया, तो उन्होंने भी सवालिया निशान उठा दिया कि जीडीपी सही नहीं है। फिर उसके बाद नोटबंदी आई। नोटबंदी में हुआ ये कि जो 3 लाख कंपनियां, जो MCA 21 की डेटाबेस है जिसका इस्तेमाल किया जाता है, उसमें 18 लाख में से 3 लाख कंपनियों को कहा गया शेल कंपनियां, इनको हटा दिया। अब जब आप ये 3 लाख कंपनियों को 18 लाख में से हटा देंगे तो जीडीपी फिर कम हो जाना चाहिए। तो जीडीपी नहीं कम हुआ, तो वो भी कैसे नहीं हुआ कम। फिर उसके बाद एक और झटका लगा कि जो एक सर्वे किया गया, जो एक सर्विसेज सेक्टर के लिए जो एक वो बनाता था इंडेक्स, तो उसमें पाया गया कि 35% जो कंपनियां बची हुई थी, वो जहां पे उनका एड्रेस था वो वहां पे थी नहीं, और वो जो काम बता रहे थे कि ये काम करेंगे वो काम नहीं था। तो यानी कि अब आपके पास जो कम जो बची 12 लाख, उसमें से भी 35% वो नहीं थी वहां पे। तो इसलिए मतलब जीडीपी के आंकड़ों पे बराबर सवालिया निशान लग रहा था, और लेकिन फिर भी सरकार उसी पे चल रही थी, उसी आंकड़ों पे। और IMF और वर्ल्ड बैंक, ADB भी सिर्फ सरकारी आंकड़े लेके चलता है, वो अपने आप से तो डेटा इकट्ठा नहीं करता है। तो जो परेशानियां, जो गड़बड़ियां सरकार के डेटा में है, वो उनके डेटा में भी है। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि जो IMF ने उस पर सवाल उठाया। इसलिए मैं तो अब कह रहा हूं कि देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि अब उनको लग गया कि ये सवाल जो उठाना जरूरी है। और क्यों जरूरी है? खासकर 2011-12 की सीरीज, एक तो वो बात हुई। फिर उन्होंने कहा कि इसमें और भी परेशानियां हैं, जैसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है जो उसका इस्तेमाल होता है यहाँ पे, वो भी 2011-12 का, वो बहुत पुराना हो गया है। उसके बाद तो बहुत फेरबदल हो गया है। फिर उन्होंने और भी चीजें गिनाई कि जैसे कि जो स्टेट्स का और लोकल बॉडीज का जो डेटा 2019 के बाद नहीं आया है, तो उसका भी जो असर पड़ेगा हमारे जीडीपी के कैलकुलेशन में। पर लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है? सबसे बड़ी चीज है कि हमारे जो असंगठित क्षेत्र है उसका डेटा नहीं आता है। तो क्वार्टरली डेटा में खासकर हम ये मान के चलते हैं कि जिस प्रकार से संगठित क्षेत्र चल रहा है उसी प्रकार से असंगठित क्षेत्र चल रहा है। जबकि नोटबंदी के पहले तो वो बात हो सकती है, लेकिन नोटबंदी ने असंगठित क्षेत्र को धराशायी किया। फिर उसके अगले साल जीएसटी ने धराशायी किया, क्योंकि जीएसटी भी संगठित क्षेत्र पे लगता है और असंगठित क्षेत्र को उसका नुकसान पहुंचता है। फिर उसके अगले साल नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी NBFC, उनका क्राइसिस आया, उसने भी जो असंगठित क्षेत्र को धक्का मारा। और फिर सबसे बड़ा धक्का लगा पैंडेमिक के दौरान 2020 में। तो यानी 2016 और 2020 के बीच में 4 बड़े झटके लगे, जिससे हमारा असंगठित क्षेत्र गिरावट पे है। लेकिन हम उसको प्रॉक्सी कर रहे हैं एक संगठित क्षेत्र जो बढ़ रहा है। तो यानी कि घटते हुए सेक्टर को हम बढ़ते हुए सेक्टर के साथ प्रॉक्सी कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमारा जीडीपी बहुत ही गलत है। तो उसका उदाहरण ये है कि आप देखें तो जो नोटबंदी के दौरान सरकार ने कहा कि सबसे तेज रफ्तार से अर्थव्यवस्था बढ़ी नोटबंदी के दौरान। उन्होंने 8% का आंकड़ा गिना दिया। अब उस समय सबने देखा कि नवंबर में बाजार बंद, प्रोडक्शन ठप, दिसंबर में रिकवरी नहीं हुई, फरवरी में रिकवरी नहीं हुई, मार्च में रिकवरी नहीं हुई। तो यानी कि नेगेटिव ग्रोथ चल रही थी। तो 8% का ग्रोथ रेट कैसे हो सकता है? तो मेरे अनुमान से उस समय ये 5 महीनों में नेगेटिव जो ग्रोथ हुआ, उससे हमारी ओवरऑल जो जीडीपी की ग्रोथ थी वो -2% थी, ना कि +8%। तो यानी 10% का उसमें फालतू में उछाल किया। इसका मतलब ये हुआ कि जो असंगठित क्षेत्र है, जिसको 10-12 लाख करोड़ का झटका लगा, उसको आपने जो अपने डेटा में लिया ही नहीं। और फिर जीएसटी से धक्का लगा, और जीएसटी के धक्का लगने के तो कितने सारे सबूत आए हैं, वो चाहे प्रेशर कुकर इंडस्ट्री से हो, लेदर गुड इंडस्ट्री से हो, वो चाहे FMCG से हो, सब जगह से जो खबर आ रही है कि असंगठित क्षेत्र गिरावट पे है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है ट्रेड सेक्टर। ट्रेड सेक्टर जो है वो सेकंड बिगेस्ट एम्प्लॉयर है कृषि के बाद। तो ये जो व्यापार वाला जो सेक्टर है, उसमें अब ई-कॉमर्स बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, 20, 25, 30% बढ़ रहा है। और जो आपके बगल का स्टोर है वो गिरावट पे है। तो बगल का स्टोर तो असंगठित है और ये संगठित है। और ये जो संगठित है ये बहुत ही हाईली मैकेनाइज्ड है। तो यहाँ पे रोजगार बहुत कम पैदा होता है, जो कि नेबरहुड स्टोर है वहां पे रोजगार ज्यादा पैदा होता था। तो वो एक बड़ा झटका। तो ये चारों तरफ दिख रहा है कि गिरते हुए सेक्टर को, असंगठित क्षेत्र को हम प्रॉक्सी कर रहे हैं बढ़ते हुए सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर से। तो यानी सारा जो एजम्पशन है हमारा जीडीपी के पीछे वो गलत हो गया। तो इसीलिए मेरा अनुमान से हमारी अर्थव्यवस्था पिछले जो 10 साल में 2-2.5% से ज्यादा नहीं बढ़ रही, जबकि सरकार उसको कह रही है 6.5-7%, यानी 4 से 4.5% का ओवर एस्टिमेशन किया गया। इसीलिए मैं कहता हूं कि अभी भी हमारी अर्थव्यवस्था, जो सरकार के ऑफिशियल आंकड़े हैं,
उससे 48% कम है। तो यानी कि जो 3.8 ट्रिलियन की डॉलर की जगह है वो अभी 2.5 ट्रिलियन डॉलर है। तो अभी वो चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था ना होकर वो 7वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है इटली के आगे। तो इसलिए सारा ये दिखा रहा है कि जो हमारा जो जीडीपी का डेटा है उसमें कितने तरह की परेशानियां हैं और उनको सरकार ये कवर नहीं कर रही। जो सरकार के जो फेवर में बोलते हैं वो बोलते हैं कि जब डेटा नहीं आ रहा है तो हम क्या करें। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई आप सेक्टरल डेटा देख लो। आपका जो ट्रेड सेक्टर से डेटा है, आपके पास जो बाकी जो लेदर गुड सेक्टर से है, टेक्सटाइल से है, एफएमसीजी से देख लो वहां पे असंगठित क्षेत्र में कितनी गिरावट है। उसके हिसाब से दोबारा डेटा कैलकुलेट कर लो। तो उसके लिए तैयार नहीं है क्योंकि सरकार भी एक अच्छी छवि पेश करना चाहती है। ये कहना उसको अच्छा लगता है कि देखो हम तो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है और भारत तो वो तो ये कहने जा रहे हैं कि हम थर्ड दुनिया की तीसरी उसमें आर्थिक शक्ति के तौर पे पहुंचने वाले हैं। ये दावा बार बार हो रहा है। और आपने जो कहा सर, इसमें एक चीज और भी मैं चाहूंगा कि दर्शकों को बताइए, जो जीएडी बचत उत्सव महोत्सव और जो आपने कहा, मैं ये देख रहे हैं हम सामान्य एक उसमें देखें, स्टोर्स खाली हैं। आप जिस व्यापारी से बात करिए, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हो या जो रिटेलर, सब जगह जाइए तो कहते हैं साहब धंधा मंदा है, चौपट है, सब बातें होती। फिर ये सब कैसे, ये और इतना ये जो इस तरीके से आप प्रस्तुत कर दीजिए, कैसे ये इतना मतलब ये ताकत आती कैसे, कहां से। और हम ये भी देख रहे हैं सर कि जो सरकार से जुड़े अर्थशास्त्री हैं वो भी अब कहीं ना कहीं किसी संकेतों में बहुत कुछ कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, ये आने वाला जो अगला साल है, आगे आगामी वक्त है, वो बहुत संकट पैदा करने वाला। तो इन सब पर आपकी प्रतिक्रिया भी सर। देखिए, सरकार तो अपनी एक छवि अच्छी पेश करना चाहती है। वो ये सरकार नहीं, और भी सरकारें, पर इस सरकार ने बहुत सिस्टमैटिकली किया है। जब भी एडवर्स डेटा आया है तो उसको नकार दिया है। जैसे कि 2017-18 का कंजम्पशन डेटा कमजोर था तो उसको कहा कि ये तो गलत है। फिर जो अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा आया तो उसमें जो दिखाया कि 45 साल के जो हाईएस्ट लेवल पे अनएम्प्लॉयमेंट पहुंच गया, तो उसको जो इन्होंने पब्लिश नहीं किया। जब इलेक्शन हो गया उसके बाद ही उन्होंने पब्लिश किया। फिर मल्टी डायमेंशनल डेप्रिवेशन का जो डेटा है 2015-16 का, उसको 2019-21 से कंपेयर करके कहा कि गरीबी कम हो गई। जबकि सबने देखा 2020 में पैंडेमिक में गरीबी कैसे कम हो सकती थी, जब उस समय लोगों की आमदनी गिर गई, शिक्षा जो कमजोर पड़ गया, स्वास्थ्य कमजोर पड़ गया। और यही तीन जो मेन फैक्टर होते हैं मल्टी डायमेंशनल डेप्रिवेशन में, शिक्षा, स्वास्थ्य और आपकी आमदनी, वेलफेयर जिसको उन्होंने ब्रॉडली कहा है। जब तीनों गिरावट पे थे तो 2015-16 के कंपैरिजन में 2019-21 में कैसे बेहतरी हो सकती थी। लेकिन सरकार ने उसको मैनिपुलेट किया और कहा कि देखो जो हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर कर दिया है, और फिर उसी डेटा को प्रोजेक्ट कर दिया 2023-24। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि सरकार अपनी अच्छी छवि पेश करने के लिए सारा डेटा से खेल करती है, जिससे कि उसकी छवि अच्छी बनी रहे, उसको लोग वाहवाही करते रहें। तो जो इंडिविजुअल होता है उसको ये नहीं पता कि मैक्रो डेटा क्या है। उसको तो मैक्रो डेटा से लगता है कि चलो चलो मुझे ही परेशानी हो, लेकिन अर्थव्यवस्था तो अच्छा कर रही है। देखो भारत अब तो जापान से भी आगे होने वाला है ना। उसको ये बात सुन के अच्छा लगता है, लेकिन रियलिटी में वो परेशान है। जैसे आपने कहा कि दुकानदार परेशान है, किसान परेशान है, यूथ परेशान है, क्योंकि जब असंगठित क्षेत्र गिरावट पे होगा तो बेरोजगारी बढ़ेगी, क्योंकि उसी असंगठित क्षेत्र में 94% लोग काम करते हैं, और वहां पे गिरावट होगी तो लोग को काम नहीं मिलेगा और उन्हें फिर कुछ औने पौने का काम करना पड़ेगा। कोई जो सड़क पे जो चना बेच लेगा, कोई जो खोमचा लगा लेगा, कोई सब्जी बेच लेगा, कोई जो चाय बना के बेच लेगा, पकौड़े बेच लेगा, यही सब जो फिर उसको काम करना पड़ेगा। पर उसको काम ठीक से नहीं मिलेगा, उसकी आमदनी ठीक नहीं होगी, घर का चलाना मुश्किल होगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो इंडिविजुअल जो है वो अपनी स्थिति से नेशनल स्थिति को नहीं करता है। वो तो अपनी स्थिति, उसको लगता है कि मेरी स्थिति खराब है पर देखो देश तो अच्छा कर रहा है। तो ये सरकार का एक करना है कि अपनी छवि को अच्छा बनाने के लिए सब तरह के डेटा से प्ले कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि जी नहीं, हम ये जो डेटा में कमजोरी है इसको करेक्ट कर रहे हैं और अगले साल फरवरी 2026 तक नया डेटा सीरीज हम दे देंगे, हम नया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीरीज दे देंगे, और उसमें हम ये जो कमजोरियां हैं उसको हम कोशिश करके सुधारेंगे। और आईएमएफ की रिपोर्ट में भी ये कहा गया है कि सरकार काम कर रही है जिससे कि वो डेटा को जो अपडेट करे। लेकिन सवाल ये उठता है कि डेटा जो आप अपडेट करेंगे उसमें जो पिछले 10-11 साल का डेटा है उसको तो अपडेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसका तो जो होना था डेटा उसको तो आपने इकट्ठा नहीं किया। तो इसलिए ये परेशानी कि भाई 10 साल से हमारे असंगठित क्षेत्र में करीब 100 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है।
हर साल 10-12 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है उनको, तो ये जो भरपाई है वो तो होगी नहीं, तो गरीब आदमी जो है उसकी भरपाई नहीं होने वाली इससे। सर 8.2 जो ये जो है, जिस तरीके से कहा कि ये हम यहाँ खड़े हैं, तो एक्चुअली यदि हम वास्तव में होते तो यहाँ हमको क्या दिखता है, देश में क्या चीजें दिखाई देती हैं? आप, क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि ये चीजें दिखना चाहिए थी, जो बिल्कुल नहीं दिख रही है, दूर दूर तक नहीं दिख रही है। देखिए, अगर हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही होती 6.5-7% और असंगठित क्षेत्र भी 6.5-7% तक बढ़ता होता, तो फिर बेरोजगारी नहीं बढ़ती, रोजगार पैदा होता, लोगों के हाथ में आमदनी आती और फिर खुशहाली बढ़ जाती। ये जो आंकड़े हैं ये संगठित क्षेत्र के आंकड़े हैं, तो संगठित क्षेत्र में तो बढ़त हो रही है, तो इसीलिए स्टॉक मार्केट भी ये उछाल पे है और मिडिल क्लास जो है वो स्टॉक मार्केट से आजकल जुड़ गया है, वो वहां पे इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसको लगता है कि सब कुछ ठीक है। लेकिन हमारे देश में जो सेवर्स हैं, जो बचत करने वाले लोग हैं, वो तो 5-6% ही हैं जो संगठित क्षेत्र के। जो असंगठित क्षेत्र में जो ई श्रम पोर्टल में 30 करोड़ लोगों ने रजिस्टर किया, उनमें से 90% ने कहा कि हम 10,000 रुपए से कम कमाते हैं। तो 10,000 रुपए से कम कमाने वाला तो गरीबी की रेखा के आसपास ही है, तो उसकी कोई बचत तो होगी नहीं। वो तो स्टॉक मार्केट क्या, वो तो बैंक में भी नहीं जो अपना पैसा जो सेविंग में डाल सकता है। तो ये जो स्टॉक मार्केट की बढ़त है, वो सिर्फ जो टॉप 5-6% लोग हैं उन्हीं की बढ़त है, उन्हीं की जो सेविंग है और उन्हीं को ग्रोथ है। तो उन्हीं को सरकार लुभा रही है कि देखो स्टॉक मार्केट बढ़ गया, आपके तो ये अर्थव्यवस्था अच्छा कर रही है, तो ये सब है। फिर जब एमएनसी आ जाएंगे और एमएनसी आ जाएंगे तो वहां पे एमएनसी की नौकरी अच्छी नौकरी मिल जाएगी, लेकिन वहां पे सिर्फ 6% लोगों को ये नौकरी मिलती है, बाकी तो 94% को मिलती नहीं है। तो जो अपर मिडिल क्लास है वही खुश है, बाकी तो आम आदमी तो परेशान ही है। राइट। सर, ये जो हमें सी ग्रेड में रखा गया है, इसके क्या रिपरकेशंस होने वाले हैं फर्दर, जो दूरगामी इसके परिणाम क्या देखते हैं आप? सी ग्रेड का मतलब है कि आपका जो डेटा है वो विश्वसनीय नहीं है और उससे जो हम मतलब आकलन करते हैं वो आकलन सही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अब मल्टीनेशनल्स हैं, जो बाकी जो हैं, वो इसको जब देखेंगे तो उनको लगेगा कि ये डेटा में गड़बड़ी है और डेटा के ही आधार पे पॉलिसी बनती है, डेटा ही के आधार पे इन्वेस्टमेंट होता है, तो इसका असर इन्वेस्टमेंट पे पड़ेगा, इसका असर बाकी चीज़ों पे भी पड़ेगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये जो जैसे मूडीज वगैरह हैं, जो मतलब क्रेडिट रेटिंग वगैरह देते हैं, तो उनके जहन में आएगा कि डेटा सही नहीं है, तो फिर उनको भी लगेगा कि भाई हम कैसे जो क्रेडिट रेटिंग वगैरह दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए जो सही नहीं रहेंगी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना कम हो जाएगा, वैसे ही एफडीआई पिछले महीने नेगेटिव हो गया था, नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अच्छा, फिर जो इन्वेस्टर है उसको लगेगा कि भाई अर्थव्यवस्था में अगर इतनी बढ़त नहीं हो रही तो हम इन्वेस्ट करके और क्या करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट भी और कमजोर पड़ेगा। वैसे ही जो अभी डेटा आया था कि बहुत सारे प्रोजेक्ट जो शुरू किए गए थे वो रुक गए हैं, तो जब उसमें रुकावट और बढ़ जाएगी। अगर लोगों को लगेगा कि डिमांड सही नहीं है, जीडीपी सही नहीं है, तो डिमांड भी सही नहीं होगी। तो इसलिए हमारे जो अर्थव्यवस्था है उसमें इन्वेस्टमेंट पे असर पड़ेगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो आता है उस पर असर पड़ेगा और उसका असर फिर हमारे रुपए पे भी पड़ सकता है कि रुपए वैसे ही गिर रहा है, वो हो सकता है और गिरे, तो उसकी वजह से फिर जो है हमारे जो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है वो होगा। तो इस तरह की कई चीज़ें हैं जो अगर विश्वसनीयता कम है डेटा पे तो सारी पॉलिसी उस पर डिपेंड करती है, तो पॉलिसी पे भी क्वेश्चन मार्क लग जाएगा और पॉलिसी पे जब क्वेश्चन मार्क लगेगा तो अनिश्चितता का काल बढ़ जाएगा। जैसे कि ट्रंप साहब ने अनिश्चितता बहुत फैला दी है, ये अनिश्चितता और ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो उससे हमारी अर्थव्यवस्था में जो परेशानी हो रही है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसमें सरल भाषा में चाहे सर, देखिए अभी ये जो रोजगार की हालत है, महंगाई पे जहां हम खड़े हुए हैं, तो इन पे फिर देश को क्या कुछ सामना करना पड़ता है? ये जो बार बार कहा गया है कि ये फ्रॉड आंकड़े हैं, उस तरीके ध्वनित है कि ये जो है डेटा जितने हैं, जो हमारा नेशनल अकाउंट जो डेटा है वो उसको जो जो जिस तरीके से चीजें निकल कर आई, तो इसमें इसमें हम बाकी चीज भी देखते हैं कि आप बिजली की डिमांड जो सेक्टर जहां होना चाहिए वहां बढ़ नहीं रही, ये आंकड़े पूरे भ्रामक है। तो इनको लेकर आने वाले दिनों में सरल भाषा में कि रोजगार के मोर्चे पे या इस तरीके और जो हमारे प्रमुखता के साथ में जिन पे हमें करना पड़ता है, वहां क्या आप दूरगामी परिणाम देख रहे हैं? देखिए, रोजगार तो हमारे यहाँ संगठित क्षेत्र में पैदा नहीं होता, वो तो बहुत ऑटोमेटेड है ना, वहाँ पे बहुत कंप्यूटराइजेशन चल रहा है और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चलते हुए वहाँ पे और भी खतरा बढ़ गया है। जैसे कि आप देखें सारी आईटी कंपनियां हैं वो लोगों को निकाल रहे हैं, चाहे टीसीएस हो, इन्फोसिस हो, वो एक तो ले नहीं रहे और लोगों को निकाल रहे हैं। और दुनिया में भी ये हो रहा है, मेटा में हो रहा है, बाकी गूगल वगैरह में भी हो रहा है कि लोगों को जो है छटनी कर रहे हैं क्योंकि एआई बहुत बड़े लेवल पर डिस्प्लेस कर रहा है। तो हमारा जो रोजगार पैदा हो सकता है वो हो सकता है सिर्फ असंगठित क्षेत्र में,
और असंगठित क्षेत्र को ही मैं बार बार पिछले सालों से कह रहा हूं कि उसको हमने अदृश्य कर दिया है, क्योंकि उसका डेटा हम प्रॉक्सी कर लेते हैं संगठित क्षेत्र से, तो कह देते हैं वो तो बढ़त पे है तो सब कुछ ठीक है, जबकि वो एक्चुअली घट रहा है। तो उसको हर साल 10, 11, 12 लाख करोड़ का नुकसान हो रहा है। तो ये जो नुकसान है, तो वो असंगठित क्षेत्र में जो काम करने वाले हैं उनकी आमदनी गिरावट पे है। तो उससे असर क्या है कि वहां पे रोजगार कम पैदा होगा, और वहीं पे तो रोजगार 94% है। तो जब वहां पे रोजगार कम होगा तो उससे हमारी जो बेरोजगारी है वो बढ़ जाएगी। तो बेरोजगारी के भी 4 आयाम होते हैं। एक तो आप काम ढूंढ रहे हैं, आपको काम नहीं मिल रहा है। दूसरा, आप मार्केट में खड़े हैं लेकिन आपको 2 घंटे का काम मिल रहा है 12 घंटे में से। फिर तीसरा है कि आप डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि खेत पे पूरा परिवार जाता है लेकिन एक ही व्यक्ति का वहां काम है, लेकिन जब पूरा परिवार वहां जा रहा है तो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। और चौथा, वो जिसने काम ढूंढना ही बंद कर दिया, और इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। तो जिसको हमारा बोलते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट भारत में अगर देखें तो सरकार तो कहती है 55-58 है, लेकिन आईएलओ की डेफिनेशन के साथ सीएमआई कहता है कि ये तो 48% है। जबकि और बड़े जो देश हैं, ब्राजील है, चाइना है, अमेरिका है, वहां पे 65 से 70% है। तो हमारे यहाँ 15% कम लोग लेबर फोर्स में हैं। तो यानी कि खासकर महिलाएं महिलाओं में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, और उनका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बहुत कम है। तो इसका सबका मतलब ये निकला कि जो ये हमारा डेटा जो गलत है, उसकी वजह से हम असंगठित क्षेत्र की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, उसकी तरफ पॉलिसीज नहीं बना रहे। तो मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ कि हमने अदृश्य कर दिया है डेटा में और पॉलिसी में। तो हमारा जो सारा का सारा दारोमदार है कि हम संगठित क्षेत्र को आगे बढ़ाएं। तो संगठित क्षेत्र को बढ़ाने से तो रोजगार पैदा होने वाला नहीं है। तो असंगठित क्षेत्र को अगर हम जो अटैक करते रहेंगे तो उससे जो हमारा जो बेरोजगारी बढ़ जाएगी, उससे गरीबी बढ़ जाएगी, उससे लोगों की परेशानी। क्योंकि अगर आप देखें तो असंगठित क्षेत्र कहाँ पे है, हमारा जो कृषि है जिसमें 8, 9, 11 करोड़ ऐसे कुछ आके जाते हैं किसान हैं, उसमें से 85% किसान 5 एकड़ से कम जोतने वाले हैं, और बहुत सारे आधा एकड़, 1 एकड़, 2 एकड़ वाले किसान हैं। तो वो तो संगठित हो नहीं सकते, वो तो जब बैंकिंग नहीं कर सकते, वो तो मार्केटिंग नहीं कर सकते, वो परेशानी में ही रहते हैं। उसी तरह हमारे इंडस्ट्री में देख लीजिए, सर्विसेज में तो 6000 बड़ी इकाइयां हैं, 6 लाख स्मॉल और मीडियम इकाइयां हैं, और 6.25 करोड़ आपके जो माइक्रो यूनिट्स हैं। तीनों में 100 का फर्क है। तो वहीं पे जो माइक्रो यूनिट्स है उसी में एमएसएमई का 97.5% रोजगार है। अगर उसको आप धक्का देंगे तो फिर जब बेरोजगारी बढ़ जाएगी। तो अभी जो किया जा रहा है, तो माइक्रो स्मॉल सेक्टर को एक तरह से कहा जा रहा है कि हम इसको संगठित कर देंगे। तो जहां पे माइक्रो में 1.7 व्यक्ति काम करते हैं, वो कहां से संगठित होंगे? वो क्या तो बैंकिंग करेंगे, क्या टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करेंगे, क्या मार्केटिंग? आप उनको किल कर सकते हैं। तो आप जो छोटे किसान है उसको किल कर सकते हैं, उसको लेबरर में कन्वर्ट कर सकते हैं। माइक्रो सेक्टर को किल करके आप जो लेबरर में कन्वर्ट कर सकते हैं, पर उससे आपको फायदा नहीं पहुंचेगा, क्योंकि बेरोजगारी और बढ़ जाएगी। तो इसलिए सरकार का जो अटेंशन है वो असंगठित क्षेत्र की तरफ जाना चाहिए, ना कि संगठित क्षेत्र की तरफ। और वो ये सारा उल्टा हो रहा है। तो इसलिए हमारे डेटा की जो परेशानी है वो हमारे पॉलिसी में आ रही है, क्योंकि डेटा गलत है तो इसलिए पॉलिसी गलत हो जाती है। पॉलिसी गलत होती है तो आम आदमी की परेशानी बढ़ जाती है, वो चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे माइक्रो सेक्टर का हो। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो आने वाले समय में अगर सरकार अपना आंकड़े सही करेगी तो सारी अर्थव्यवस्था में एक सही दिशा में हम जाने लगेंगे। सर इसमें एक चीज और भी पूछूंगा सर, जैसे जो हमारा इंटरनल जो हम देश में हमारे जो आर्थिक हालात जो बने हुए हैं देश की सरकार के, हम 200 लाख करोड़ से ज्यादा हम कर्ज ले चुके हैं और सिलसिला जारी। तो ये भी कहीं, इस पे भी कहीं फर्क पड़ने वाला है, एक चीज। और दूसरा, टैक्स कलेक्शन जो होता है 16% का जो मैं पढ़ रहा था, उसमें 16% के लगभग का इनका लक्ष्य था, और उसके अकॉर्डिंग 5-6% ही आ पा रहा है। तो ये क्या कहानी है? इसको कैसे हम इसको डिकोड किया जाए? ये आगे क्या हमको कठिनाई पैदा करने वाला है? एक छोटा सा इस पे नोट। नहीं, देखिए, 2 चीजें अलग हैं। एक तो आपका टैक्स कितना बढ़त है ना। तो जो बजट में आपने कहा कि हमें 11% की बढ़त चाहिए टैक्स रिसोर्सेज में इस साल, तो वो आपकी इस समय 4.5% के करीब चल रही है। क्योंकि आपका जीडीपी जो नॉमिनल टर्म में वो इतना बढ़ नहीं रहा जितना कि आपने सोचा था। दूसरा कि आप कितना टैक्स कलेक्ट करते हैं जीडीपी का हिस्सा, तो वो 17.5% हम कलेक्ट करते हैं। उसमें से करीब 6.5% डायरेक्ट टैक्स है, और बाकी जो है वो 11% वो इनडायरेक्ट टैक्स है। तो इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो रिग्रेसिव होता है, डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव होता है। हमारे देश में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन कम है, उसको और ज्यादा करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए मेरा मानना है कि सरकार को अपनी नीतियों में तब्दीली करनी चाहिए, जीएसटी में तब्दीली करनी चाहिए,
और जो हमारा जो असंगठित क्षेत्र है उसकी तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है, उसमें कृषि में जो ध्यान देना जरूरी है और माइक्रो स्मॉल सेक्टर में, तब जाके हमारी अर्थव्यवस्था पटरी पे आएगी। नहीं तो हमारे जो संगठित क्षेत्र है वो भी सफर करेगा, क्योंकि जब यहाँ पे परचेजिंग पावर कम हो जाएगी 94% की, तो उनका भी सेल कम हो जाएगा। इसीलिए सरकार कहती रहती है कि हम तो पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट 50% बढ़ा दिया पिछले 3 साल में, लेकिन प्राइवेट सेक्टर नहीं बढ़ा रहा। प्राइवेट सेक्टर कहता है भैया डिमांड कम है। डिमांड क्यों कम है? क्योंकि असंगठित क्षेत्र में जब आमदनी कम होगी तो डिमांड अपने आप कम होगी। जब डिमांड कम होगी तो आरबीआई कहता है कि भाई आपका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन तो 70 और 75 के बीच में है, तो अगर आपकी 100 में से 70 कारें बिक रही तो आप क्यों कैपेसिटी 110 के करेंगे, तो क्यों इन्वेस्ट करेंगे? तो इसलिए जब तक हम जो डिमांड नहीं जनरेट करेंगे नीचे के लेवल पे, और मुझे ध्यान आता है हेनरी फोर्ड ने जो कहा था जब मॉडल टी कार मास प्रोड्यूस हुई, उसने कहा मैं मास प्रोड्यूस करके क्या करूंगा जब तक मेरा वर्कर इसको नहीं खरीद सकता। कुछ अमीर लोग ही खरीदेंगे तो मैं कैसे मास प्रोड्यूस करूंगा? तो हमारा संगठित क्षेत्र भी तभी बढ़ेगा जब असंगठित क्षेत्र आगे बढ़ेगा। तो सरकार की गलत समझ है कि हम असंगठित को संगठित कर देंगे, उसको किल कर सकते हैं, उसको और नहीं। तो सरकार की जो नीतियां हैं अपने देश के अंदर, उनसे परेशानी बहुत बढ़ी है। गलत नोटबंदी कर दिया, गलत जीएसटी कर दिया, गलत लॉकडाउन कर दिया, तो बार बार सरकार धक्का लगा रही है अर्थव्यवस्था को। इसकी वजह से भी बहुत परेशानी है। राइट सर, राइट। मैं एक अंतिम सवाल, इसी से आपने जो जीएसटी है कहा ना, गब्बर सिंह टैक्स जिसे राहुल गांधी कहते हैं, तो क्या इसको तत्काल क्या कर दिया जाए जिससे कि बहुत कुछ चीजें शायद हल हो सकती है? सबसे बड़ा भी दिक्कत का सबब शायद ये गब्बर सिंह टैक्स ही एक बहुत बड़ा है, दिक्कत बहुत ज्यादा पैदा करना। इस पे एक फाइनल नोट सर खत्म करूंगा। मैंने एक किताब लिखी थी, उसका नाम है ग्राउंड स्कॉर्चिंग टैक्स, जो पेंगुइन रैंडम हाउस ने छापी थी। तो यानी कि ग्राउंड स्कॉर्चिंग मतलब ये असंगठित क्षेत्र को खत्म कर रहा है। इसकी वजह से असंगठित क्षेत्र खत्म हो रहा है, उसकी डिमांड संगठित क्षेत्र की तरफ जा रही है और संगठित क्षेत्र बढ़ रहा है। तो इसकी वजह से हमारी अर्थव्यवस्था में सारी समस्या है। तो इसको मैंने कहा कि तो लास्ट पॉइंट टैक्स है, तो आप इसको सिर्फ लास्ट पॉइंट पे कलेक्ट कर लें, इनपुट क्रेडिट और ये सारे ई वे बिल, ये सब की समस्या हट जाएगी, है ना। और जो काली कमाई हो रही है, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड है, उससे काली कमाई बहुत हो रही है, काली कमाई कम हो जाएगी। तो मैंने जो रखा है अपनी किताब में, उसमें ये दिया कि किस प्रकार का रिफॉर्म होना चाहिए, जिससे कि ये सिर्फ आखिरी पॉइंट पे जो आपका जो डीलर है या आपका मैन्युफैक्चरर है उससे सिर्फ कलेक्ट करिए, इनपुट क्रेडिट वगैरह सब भूल जाइए। तो और वो भी फाइनल लग्जरी गुड्स पे आप करिए, जो रोजमर्रा के आइटम है उनको छोड़ दीजिए, और डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बढ़ाइए। आपका इनकम टैक्स कलेक्शन, कॉर्पोरेशन टैक्स कलेक्शन, वेल्थ टैक्स, एस्टेट ड्यूटी, इनको बढ़ाइए, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव होते हैं। तो उससे आप मतलब जो है बेहतर करेंगे, और जो जीएसटी है उससे इन्फ्लेशन भी होगा और असंगठित क्षेत्र को परेशानी होगी, तो उसको आप जो है मॉडिफाई कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे से आपने सारी चीज समझाई, और ये निरंतर ही आप करते हैं, लेकिन देश की हुकूमत पता नहीं क्यों इन चीजों पे और वो आंकड़ों की जगह और अपना समय निकालने जैसा लगता है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद, आभार। तो मित्रों, आप सुन रहे थे प्रोफेसर अरुण कुमार साहब को, और अरुण कुमार साहब स्पष्ट तौर पर कह रहे थे ये जो आंकड़ों की जगलरी है ये उचित नहीं है। यदि वास्तव में आपको देश को उबारना है तो फिर आपको जो वास्तविक आंकड़े हैं उस पर चलना होगा, और खासकर जो गब्बर सिंह टैक्स, और जो आपने पुस्तक, मैंने उसको थोड़ा सा पढ़ पाया था और पूरा पढ़ना है, लेकिन वास्तविकता यही है कि उस दिशा में यदि प्रॉपर कदम बढ़ाए जाएंगे तो बहुत कुछ तस्वीर, बहुत बदल तो नहीं सकते, इतनी बुरी स्थिति है, लेकिन फिर भी कुछ काबू में लाने की कोशिशें आज से शुरू हो सकती हैं। मित्रों, आपने सुना प्रोफेसर साहब को और बाकी चर्चा को। आपकी अपनी जो भी राय हो हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रकट कीजिएगा, और चर्चा अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यारो इस्तेमाल देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।